कोविड कॉम्प्लिकेशन, पेट और किडनी तक पहुंचा ब्लैक फंगस। पहले आंख, नाक, जबड़ा और दिमाग तक था असर, अब पेट और किडनी पर भी खतरा। ब्लैक फंगस से चेहरे और आंखों को ही नहीं, किडनी और आंतों को भी नुकसान। कोरोना से रिकवरी के बाद किडनी, आंतों में ब्लैक फंगस के मामले आए सामने। जोधपुर एम्स में किडनी और आंतों में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत। किडनी और आंत पड़ी काली, दवाइयों से नहीं मिटा इन्फेक्शन। इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में अपनी तरह का पहला केस रिपोर्ट। प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट लक्षण नहीं मिलने से इलाज भी मुश्किल। ब्लैक फंगस का नया खतरा, हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए नई चुनौती। कोरोना से रिकवरी के बाद आंत और किडनी को ब्लैक फंगस से कैसे बचाएं? आंत, किडनी में ब्लैक फंगस। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त भी देश के सामने सबसे बड़ा खतरा कोविड-19 यानी कोरोना बना हुआ है, लेकिन 2 और बड़े खतरे अब जुड़ चुके हैं इस लिस्ट में, एक ब्लैक फंगस और दूसरा व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस को लेकर अब तक स्थिति यह थी कि उससे जिस तरह की मार अब तक देखी गई, उसने अपने आप का दायरा बढ़ाया है। अब आंत और किडनी में भी ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन की बात सामने आ रही है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक है। तो क्या करना है, कैसे समझना है और क्या कुछ किया जा सकता है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स जोधपुर से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर महेंद्र, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक सबसे पहले लोगों ने सुना ब्लैक फंगस, जो कि उसका ओरिजिनल नेम भी नहीं है, म्यूकरमाइकोसिस, और फिर व्हाइट फंगस सुना, और वो भी हालांकि ओरिजिनल नेम नहीं है। लेकिन व्हाइट फंगस को माना जा रहा था कि वो आंत और किडनी पर अफेक्ट डालता है, लेकिन अब जोधपुर में ही जो केस डिटेक्ट हुआ वो इशारा कर रहा है कि दरअसल काफी लेट पकड़ में आया मामला ब्लैक फंगस का था। आखिर स्थिति है क्या? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एम्स जोधपुर। तो जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, वो एक मिसनोमर है। एक्चुअली में वो ब्लैक फंगस नहीं है, वो म्यूकरमाइकोसिस है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस, राइजोपस, म्यूकर, उसके मल्टीपल नेम्स हैं, वो है। तो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने म्यूकरमाइकोसिस का केस देखा, ऐसा नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट रहता है। आप ना सोइल में देखोगे, मतलब जमीन पे, या अपने ऑर्गेनिक मतलब मटेरियल, पत्तियां वगैरह, इन सब पे अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन कोविड के दौरान बहुत सी चीजें हुई जिसकी वजह से इसकी इंसिडेंस एक साथ ही बढ़ गए हैं। उसमें से फर्स्ट है कि कोविड खुद ही, कोविड क्या करता है, इम्यूनिटी कम कर देता है। बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपकी शरीर की लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा, यूज ऑफ स्टेरॉइड। सेकेंड वेव के दौरान देखा गया कि बहुत से लोगों ने अपने ऑन द काउंटर स्टेरॉइड्स का यूज किया, जबकि स्टेरॉइड का यूज जो WHO ने, ICMR ने फिक्स कर रखा है किसके लिए यूज करना है, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के लिए, वो भी अंडर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। आप एडमिट हो या फिजिशियन से मिलो, उसके बाद प्रिस्क्राइब। लेकिन इस बार लोगों ने अपने घर पे स्टेरॉइड स्टॉक करके रखे, ऑन द काउंटर्स बहुत सी ड्रग्स यूज हुई। सो वन ऑफ द फैक्टर वो है। तीसरी, जिंकोविड। ठीक है, जिंकोविड के बारे में हम बात करेंगे, जिंकोविड का क्या रोल है। तो पहले कोविड से क्या होता है, कोविड से आपकी इम्यूनिटी एक्सॉस्ट हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपके शरीर में लड़ने की शक्ति नहीं रहती है। दूसरा,
जब स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड से आपकी शुगर लेवल अप होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होता है और आपकी इम्यूनिटी कम होती है। स्टेरॉइड से खुद इम्यूनिटी कम होती है। स्टेरॉइड का रोल है कि कोविड के दौरान वो साइटोकाइन स्टॉर्म कम करे, इम्यूनोसुप्रेशन करे। तो स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी कम हो गई और हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो शुगर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। उसके बाद जिंकोविट, जो मतलब जिंक की गोलियां होती है, ये जो लोगों ने ली है, तो जिंक से क्या होता है, जिंक उसके लिए खाने का काम करता है, फंगस के लिए उसकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो कुछ चीजों से हम इसको रोक सकते हैं, मतलब 2-3 जगह। अगर हमें पब्लिक को बताना कि क्या करना चाहिए, तो पहली चीज आप सावधान रहें, कोविड से बचें। दूसरी चीज, अगर आप कोविड हो जाए आपको, ये मैं नेक्स्ट वेव की बात बता रहा हूँ, अगर नेक्स्ट वेव आने वाली है जिसके बारे में बोल रहे हैं, देखिए उसके पहले हम कोविड पर बातचीत करेंगे। आज का दरअसल प्रोग्राम जो मैंने बुलाया है वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पर बातचीत के लिए बुलाया है और मैं थोड़ा उस पर स्टिक करना चाहता हूं क्योंकि कोविड पर हम लगातार चर्चाएं कर ही रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हम इसीलिए बैठते भी हैं। एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, एम्स के मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, आपका स्वागत है। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पोस्ट कोविड एक 32 साल का पेशेंट जोधपुर में आया एम्स में, जिसमें इनिशियली ब्लैक फंगस के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब बाय प्रोसेस आगे बढ़ा गया तो देखा गया कि किडनी और पेट की छोटी बड़ी आंतों में भी ब्लैक फंगस है। अब ओवरऑल जोधपुर में लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 के आसपास केस हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो बेसिकली ये ब्लैक फंगस ही है जो आंत और किडनी तक पहुंचा है, या फिर कुछ दिनों पहले एक वो जो नया टर्म व्हाइट फंगस लोगों ने सुना था वो है? ये म्यूकरमाइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी नहीं बोल सकते आप, म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया था उसकी एज थी 32, बिल्कुल यंग पेशेंट, लेकिन उसको थी कोविड की हिस्ट्री एंड उसको आईवी स्टेरॉइड्स मिले थे, स्टेरॉइड्स उसने लिए थे। ठीक। तो स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री थी। उसके बाद वो पेशेंट को ना फ्लैंक पेन हो रहा था, मतलब कमर में दर्द हो रहा था 7 डेज से, 7 दिन से। तो वो हमारे पास थोड़ा लेट प्रेजेंट हुआ, पेशेंट खुद ही लेट आया। ठीक है। उसके बाद हमने जब उसको डायग्नोज किया, यंग पेशेंट, पोस्ट कोविड, और एक्चुअली जो ये फंगस इन्फेक्शन होता है ऑपर्चुनिस्टिक होता है, अवसरवादी। ये नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल में होता नहीं है। तो हमने जो ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस की जगह हमने पाइलोनेफ्राइटिस रखा, मतलब किडनी में इन्फेक्शन है। हमने उसकी इमेजिंग करवाई तो किडनी में इन्फेक्शन था, फिर हमने उसका इंटरवीन किया कि किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद उसके बाकी सारे पैरामीटर्स, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन था, जो टीएलसी थी मतलब ल्यूकोसाइट काउंट वो 19,000 थी, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया था। तो फिर हमने डिसाइड करके उसको ऑपरेट किया। तो जो ब्लैक फंगस था वो किडनी के अलावा बाकी चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहा था, आंत की तरफ भी जा रहा था। तो ये ब्लैक फंगस, ये जो म्यूकरमाइकोसिस इन्वेजिव डिजीज है, मतलब एक जगह रुकती नहीं है, मतलब फैलती जाती है आगे की तरफ। ये मुझे एक सवाल पर और ला रहा है। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए ऐसा नहीं है, ब्लैक फंगस को लेकर 2008 की एक किताब एक मेडिकल जर्नल चर्चाओं में आया हाल ही में, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर उसमें कुछ भविष्यवाणियां थी। माफ कीजिएगा, 2017 या 18 की वो किताब थी। इसके अलावा जहां तक हम म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आज है, वो 1990 में भी था, उसके पहले भी था और उसके बाद भी रहा है। लेकिन एकाएक आंत और किडनी तक म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन पहुंच जाना ये अपने आप में नया है, तो अभी इसमें भी और स्टडीज की जरूरत होगी। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे पहले भी काफी डिटेल में समझाया है कि ऐसा नहीं कि म्यूकरमाइकोसिस अपने आप में नई बीमारी है। हमारी स्पेशलिटी है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट्स करते हैं और पेशेंट को लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन पे रखते हैं, मतलब मरीज की किडनी बचाए रखने के लिए इम्यूनिटी कम करते हैं। और हम अक्सर म्यूकरमाइकोसिस देखते हैं, और अक्सर का मतलब यह है कि 2 महीने में 1 या 2 पेशेंट देखना। और मेरे ख्याल से हमारी स्पेशलिटी ऐसी थी जिसमें सबसे ज्यादा म्यूकोर के पेशेंट देखते थे। ज्यादातर म्यूकोर के पेशेंट हम लंग्स में देखते थे उस समय, या कभी कभार चमड़े में। तो ये जो एकदम एक तरह से नया एपिडेमिक आया है कोविड के चलते, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वाकई इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। काफी सीवियर डिजीज है और इसमें अब हम प्रीडोमिनेटली अलग अलग एरियाज भी देख रहे हैं। साइनसेस देख रहे हैं, डिसेमिनेटेड म्यूकोर जिसमें हम किडनीज की इन्वॉल्वमेंट, गट की इन्वॉल्वमेंट, बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट,
ज्यादातर राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता था कि नाक से वो सीधा दिमाग पे चलता था। इसके भी काफी केसेस है, ऐसा नहीं कि इसके केसेस नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी म्यूकोर की इतनी ज्यादा है कि अब उसकी हम एटिपिकल प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं। तो दिमाग में ना फैला होने के बावजूद भी वो गट में फैला हुआ है, किडनीज में फैला हुआ है, तो ये सब एटिपिकल प्रेजेंटेशंस है। लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है जल्दी। देखिए जिस पेशेंट की हम जोधपुर के पेशेंट की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एमआरआई, सोनोग्राफी, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह से वो गुजरा है, लेकिन ऑपरेशन के स्टेज पर जाकर पता चला कि दरअसल ब्लैक फंगस, जिसे कि आम भाषा में आजकल कहा जाने लगा है, उसका जो इन्फेक्शन है वो उसकी किडनी और छोटी बड़ी आंत तक पहुंच चुका है। काले धब्बे वहां पर पाए गए। कहने का मतलब है कि अब ऐसा तो नहीं है कि हम इसको सिम्टम्स के बेसिस पे पकड़ लेंगे या साधारण जांच से वो डिटेक्ट हो जा रहा है, वो तो पहले ही बना हुआ है। बिल्कुल से, क्योंकि इसके लिए जांच के लिए हमें टिश्यू डायग्नोसिस चाहिए, हमें उस जगह की बायोप्सी चाहिए, उस जगह का या तो लवाज चाहिए। तो जैसे लंग्स में होता है तो मुंह के जरिए, विंड पाइप के जरिए एक पाइप डाल के लंग्स का सिक्रीशंस निकाल के उनसे जांच करते हैं, नहीं तो लंग बायोप्सी करते हैं। अगर साइनसिस में है तो साइनस बायोप्सी करते हैं। तो इसके लिए जो डायग्नोसिस है ज्यादातर टिश्यू डायग्नोसिस है। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या सीटी आपको प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हाँ ये कोई इन्फेक्शन है जो नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है और कुछ एटिपिकल इन्फेक्शन है, लेकिन म्यूकर है ऐसा नहीं बता सकते। लेकिन फिर ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम गेस कर सकते हैं, जैसे साइनसेस इन्वॉल्व है, ब्रेन की वेसल्स इन्वॉल्व है, देन वी कैन प्रिज्यूम कि ये म्यूकर है बिना टिश्यू डायग्नोसिस के भी। अगर एटिपिकल प्रेजेंटेशन है तो फिर कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती और टिश्यू डायग्नोसिस ही हेल्प कर सकती है। तो जैसा ये केस है कि वो किडनीज पे स्प्रेड हुआ था, छोटी ब्लड वेसल्स पे स्प्रेड हुआ था, तो यकीनन तौर पे ये बायोप्सी के बाद ही पता चलेगा, किसी जांच से नहीं सामने आएगा। और दूसरा, ये जो म्यूकोर है इसकी बाकी फंगस के मुकाबले एक बहुत खास बात है, ये एंजियो इन्वेजिव है। मतलब ये ब्लड वेसल्स को बहुत तेजी से उनपे आक्रमण करता है और उनके जरिए शरीर के बाकी ऑर्गन्स में फैलता है। तो बहुत कम फंगसेस इतनी एंजियो इन्वेजिव है जितनी म्यूकोर है, इसलिए शरीर में बड़ी तेजी से विभिन्न अंगों में फैल सकता है। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट लक्षण कुछ मिल नहीं पा रहे हैं और ऐसे में इसको डिटेक्ट करना और फिर उसके इलाज तक सही समय पर पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी किन सिम्टम्स को ध्यान दिया जाए? डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पे मैं कहूं कि अगर जैसे अमूमन किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार यूरिन का कलर चेंज होता है या फिर सांस फूलने लगती है बार बार समय समय पर। तो क्या ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए या आम लोग पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए ये ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें जल्दी डायग्नोसिस करने की ओर ले जा सके? बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को पहले कोविड हुआ है या कोविड की हिस्ट्री रही भी नहीं है उसको, अगर उसको पेशाब में कोई तकलीफ होती है, पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब में कुछ अलग कलर आ रहा है भूरे रंग का, या फिर उसके कमर में दर्द है और साथ में बुखार है जो कि मतलब नॉर्मल दवाओं से नहीं जा रहा है, तो उसको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उसको फटाफट किसी यूरोलॉजिस्ट या कोई अच्छे अस्पताल में दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी वो हमारे पास पहुंचेगा उसका हम उतना जल्दी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्योंकि इसके जो मेन ट्रीटमेंट है, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एक जो ड्रग है जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिसिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन, एक तो वो ड्रग हो गई। दूसरा डिब्राइडमेंट, कि जो बीमारी है उस बीमारी को निकाल दिया जाए। अगर वो बीमारी कम जगह फैली हुई है तो दवा भी अच्छे से काम करेगी और निकालने वाले ऑर्गन्स भी कम होंगे। अगर वो हमारे पास इनिशियल स्टेज में आता है कि किडनी का थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व है तो हमें सिर्फ किडनी निकालनी पड़ेगी। अगर वो लेट करता है तो वो धीमे धीमे एंजियो इन्वेजन से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, वो आगे की तरफ फैल जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कुछ भी लक्षण दिखे जो मैंने आपको बताए, कमर में दर्द, बुखार और पेशाब में जलन, तो आप फटाफट डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और इसको एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस तरह के केसेस में बहुत बड़ी सफलता इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में नहीं मिल पाई है। मुश्किल रहा है लोगों का इसमें बच पाना। ऐसे में मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि हम ये मानकर चल रहे थे कि जो म्यूकरमाइकोसिस है वो शुगर पेशेंट्स पे सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी अटैक कर सकता है। तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि या तो डायबिटिक हों या कोई और कंडीशन जिन्हें किसी भी तरह के चेंजेस को ज्यादा सीरियस लेना है, डॉक्टर महेंद्र? हाँ जी, देखो
जिसको भी कोविड हुआ या कोविड नहीं हुआ, जो भी सिम्टम्स मैंने बताया उनको सीरियसली लेना है। जो हमारा फर्स्ट पेशेंट था, पहला पेशेंट, वो सिर्फ 32 इयर्स का था, उसको कोई भी डायबिटीज नहीं थी, कोई भी इशू नहीं थे, वो एक हेल्थी परफेक्ट मतलब प्लेयर था, क्रिकेट प्लेयर था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोविड सिर्फ डायबिटिक वालों को, मतलब जो म्यूकर है वो सिर्फ डायबिटीज वालों को होगा, जिनकी इम्यूनिटी कम है तो उनको रिस्क ज्यादा है क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन जिसने भी कोविड हुआ या नहीं हुआ, जिसने स्टेरॉइड्स लिए हैं और ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उनको बहुत जल्दी परामर्श लेना चाहिए। जितना जल्दी वो परामर्श लेंगे, हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच पाएंगे। ठीक है डॉक्टर संदीप, देखिए ये बड़ा चौंकाने वाला रहा कि कई देखिए डायबिटिक कैपिटल है इंडिया वर्ल्ड में। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि दरअसल उन्हें शुगर से रिलेटेड कोई इशू है। इस बार जब ये महामारी फैली, मैं पहली लहर से लेकर टिल डेट तक अगर बात कर लूं, तो कई लोग जब इलाज के लिए गए तब उनको ये पता चला कि दरअसल हम शुगर पेशेंट्स हैं, या फिर जब कोरोना का इलाज भी हो गया और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन आए तब ये डिटेक्ट हो पाया कि अरे इसको शुगर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में तो माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी, जो बुखार या कमर दर्द या यूरिन का कलर चेंज होना या फिर सांस फूलना जैसे आए, तो उनको तो तुरंत ही गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, ये बड़ी लाजमी सी बात है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बड़े अलग किस्म से अलग रूपों में आ रही है। तो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है या कोई भी सिम्टम जो आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके लिए आपको परामर्श लेना चाहिए। जहां तक की रही डायबिटीज की बात, ये बात सही है कि हिंदुस्तान में 30% से ज्यादा लोग डायबिटिक है और मेजोरिटी को नहीं पता कि उनको डायबिटीज है। दूसरा, कोविड की ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कई लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और जैसे डॉक्टर महेंद्र ने बताया, बेवजह बिना मतलब भी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हुए हैं। स्टेरॉइड्स अपने आप में शुगर की बीमारी को बढ़ाता है और जिसको डायबिटीज नहीं है उसमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ा देता है, और जिसको डायबिटीज है उसमें शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो अगर आप शुगर मॉनिटर नहीं करेंगे और आप अनकंट्रोल्ड शुगर्स के साथ रहेंगे, तो ये पेशेंट हैं जिनको आगे जाके म्यूकर या और कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लिनिकल सिनेरियो जिसमें म्यूकर पाया जाता था, वो एक डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ट्रीटमेंट के बाद म्यूकर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे हमारा डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल बढ़ा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट बेटर हुई, तो म्यूकर का इंसिडेंस उसमें कम हो गया और फिर ओवरऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में आने लग गया। जैसे मैंने बताया, हमारे पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है। लेकिन सर एक चीज मुझे और क्लियर कीजिए, जैसे हम कोविड-19 को वो वायरस है और ये एक फंगस है, दोनों के अपने अपने स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, दोनों के अपने अपने बिहेवियर्स अलग होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इम्यूनिटी कम है तो फंगस हमें अटैक कर रहा है, ये बात अब क्लियर हो चुकी है। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, तो ऐसे में क्या ये वैक्सीनेशन इस तरह के केसेस में भी हमको सपोर्ट करेगा? नहीं, वैक्सीनेशन जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बना रहा है जो कोविड के अगेंस्ट लड़ेंगी। वो हमारी जनरल इम्यूनिटी नहीं बूस्ट कर रहा, वो सिर्फ हमारे अंदर एंटीबॉडीज बना रहा है जिससे कल को हमें कोविड इन्फेक्शन हो तो हम उससे अच्छे से लड़ पाए। बट वैक्सीनेशन क्योंकि कोविड का इंसिडेंस कम करेगा और खासकर सीरियस कोविड इलनेस का खतरा कम करेगा, तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। तो अगर आप वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में कराएंगे, कोविड का इंसिडेंस घटेगा और खासकर कोविड जो सीरियस कोविड है जिसके लिए हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, जिसके लिए भर्ती करना पड़ता है, ये सब इंसिडेंस कम होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। बट डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है। वायरसेस अपने आप में आपकी इम्यूनिटी कम कर देते हैं, जिससे आपको ये जो इन्फेक्शन है ये घर कर जाती है। और ये खाली कोविड के साथ नहीं है, मीजल्स आप जानते हैं, मीजल्स जिसको होती थी, मीजल्स के बाद भी बहुत सारी इन्फेक्शन होती हैं। CMV वायरस है, बहुत सारी ऐसी वायरसेस हैं जो बॉडी के अंदर जाकर आपकी इम्यूनिटी कम कर देती है और जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। अब हो क्या गया है ना सर, ये डॉक्टर महेंद्र, मैं वैसे आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इन जनरल एक बात कह रहा हूँ, हो क्या गया है कि ये पिछले 1.5 पौने 2 साल जो रहे हैं,
उसमें ऐसा लग रहा है कि मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, एक आ रही है दूसरी पीछे लग जा रही है, मानो कि छप्पर फाड़ कर मुसीबतें हमारे पीछे पड़ी हों। और सिर्फ हमारे ही पीछे नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ा चैलेंज तो डॉक्टर्स के लिए रहा है, क्योंकि उनको 24 घंटे अब एक्टिव रहना पड़ रहा है, और जिस तरह से अलग अलग केसेस आ रहे हैं उसको सेपरेटली ट्रीट कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है। आम लोग अगर इस बात को गंभीरता से समझें और थोड़ी सी लापरवाही कम करें तो बहुत से खतरे तो वैसे भी कम हो सकते थे, लेकिन आप लोगों का बोझ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और अब जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से छप्पर फाड़ कर मुसीबतें आ रही हैं, ऐसा लगता नहीं कि चिकित्सा जगत पर अभी आने वाले कुछ और महीने तक किसी भी तरह का बोझ कम होने वाला है। मैं डॉक्टर महेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो देखिए, क्या इस तरह की बात करना बेवकूफ़ी होगी कि क्या खाएं पिएं या क्या करें, क्योंकि भाई म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी पहले से है, ठीक है। अब मैं नहीं जानता ये वाइट फंगस क्या है, कोई उसे कैंडिडेट कह रहा है या समथिंग, आई डोंट नो वो क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने समय से है, ऐसा भी नहीं है कि उसका इलाज नहीं था, इलाज है, लेकिन इसी 1.5-2 साल में आके ये चीज़ें हमारे हाथ से निकलती महसूस हो रही हैं, मानो मुसीबत ने ठान लिया कि अब हम डबल होके ही आएंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या खान पान रहन सहन जैसी बातें सवाल के रूप में आप लोगों से पूछी जाएं इसे लेकर, म्यूकरमाइकोसिस को लेकर। बिल्कुल पूछी जाए। एक्चुअली जो ये म्यूकरमाइकोसिस है, व्हाइट या ब्लैक फंगस, जो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मतलब अवसरवादी, ये अवसर देख के शरीर में घुसता है। तो आप इसको अवसर नहीं दें, वो कैसे कर सकते हैं? आप अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी हेल्दी रखिए, खाने पीने में जो इम्यूनिटी बूस्टर चीजें हैं वो लीजिए, अपना खाना हेल्दी फूड्स लीजिए, जंक फूड्स अवॉइड करें। तो खाने पीने का एक डेफिनेटिव रोल है। जैसे कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास आए वो ओबीस थे, ओबीस पेशेंट्स थे, तो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जैसे तो डायबिटीज हो गया और ओबेसिटी हो गया, अगर हम इनको प्रिवेंट करेंगे तो डेफिनेटली मतलब कुछ हेल्प मिलेगी हम। तो फिर ऐसा क्या हुआ, जिस चीज का इलाज था वो एकाएक इतना आउट ऑफ हैंड क्यों हो रहा है? आप देखिए डेथ रेट के लिए जाना जा रहा है ब्लैक फंगस को, टू बी मोर स्पेसिफिक। जो ब्लैक फंगस है वो उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, वैसे भी हाई होती है, केसेस कम आ रहे थे, लेकिन ड्यू टू सडन सर्ज ऑफ कोविड की वजह से वो प्रोमिनेंट हो गया। जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि उन्होंने पेशेंट्स देखे, हमने भी देखे हैं ना, पोस्ट रिनल ट्रांसप्लांट या कोई और ट्रांसप्लांट के बाद, या कि जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और जो भी ना इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर हैं जो ड्रग्स लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये केसेस देखे गए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार रिपोर्ट हुआ है, लेकिन पोस्ट कोविड बहुत से मतलब जो इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो पोस्ट मतलब इन्फेक्ट हुए हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो और एकाएक इतने सारे केस आने के बाद, जैसे मैंने अपनी 3 साल के पहले ट्रेनिंग में मैंने सिर्फ 1 या 2 केस देखे थे, और पिछले में 1-2 महीने में मैं 6 केस देख चुका हूँ। बिल्कुल, तो ये रीजन है। बिल्कुल। अब देखिए डॉक्टर संदीप, अभी तक जितनी चीजें हुई हैं उसके हिसाब से हमने देखा कि ब्लैक फंगस नाक से शरीर में जाता है, आंख और ब्रेन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अब वो आंत और किडनी तक भी चीज़ें हमको दिखा रहा है, और ख़ासकर मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ कि किडनी के ऊपर चमड़ी का ब्लैक हो जाना, या जिस तरह से चीज़ें जो समझ में आ रही हैं जितना कम से कम लोगों से बातचीत के आधार पर, वो बेहद डरावना है। तो अगर क्या ब्लैक फंगस भी क्या फंगस म्यूटेट होते हैं? मेरे पूछने का सीधा मतलब ये है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो भी अब अपना दायरा बढ़ा रहा है, जहां पहले अटैक नहीं मार रहा था वहां मार रहा है। नहीं, फंगस म्यूटेट नहीं होते हैं। फंगस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो यूजुअली अपना स्ट्रक्चर और अपनी जो प्रजनन है उसी को आगे चलाते हैं। वायरसेस की तरह वो सिंपल स्ट्रक्चर से है जो चेंज होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि म्यूकोर और ऑर्गन्स में पहले रिपोर्टेड नहीं था, पहले बिल्कुल रिपोर्टेड था, लेकिन तब म्यूकोर का इंसिडेंस इतना कम था कि वो ऑब्वियसली केस रिपोर्ट्स में ही थे, कुछ ही केसेस होते थे। अगर आप साल भर में 100 केसेस देखोगे तो 100 में से 1 या 2 में कॉम्प्लिकेशंस होंगी ऐसी जो पहले नहीं देखी गई। अब केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इसलिए हम उसकी अनकन्वेंशनल कॉम्प्लिकेशंस या अनकन्वेंशनल प्रेजेंटेशंस भी देख पा रहे हैं। तो मेरा अंदाजा यही है कि कॉम्प्लिकेशंस इसलिए ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि इसका जो रेट है इन्फेक्शन का वो बहुत गुना बढ़ गया है। तो जो 1% या 2% होता था
पहले वो 1-2% साल में एक केस होता था, अब वो 2 महीने में एक केस हो गया। तो ये रीजन है कि हम अनकन्वेंशनल प्रेजेंटेशंस देख पा रहे हैं। और दवा को लेकर किस तरह की स्थिति है? मतलब अब देखिए होता क्या है ना कि डर इस तरीके से बैठ गया है कि हमें कोई भी बीमारी होगी तो हमें दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसका डेथ रेट ज्यादा है, लेकिन इस पर डॉक्टर्स ने कई बार काबू तो पाया है। लगता है डॉक्टर संदीप से मेरा कनेक्शन कुछ रुका है। डॉक्टर महेंद्र, मैं सवाल आप ही से पूछ लेता हूं। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई इस पर पहले भी इलाज तो किए गए, डेथ रेट अभी हमें ज्यादा नजर आ रहा है, उसका रीजन आपने दिया। दवा को लेकर किस तरह की स्थिति है? क्या दवा की उपलब्धता, इन सारी चीजों को लेकर हमें टेंशन लेना चाहिए? क्योंकि पोस्ट कोविड सिम्टम्स तो किसी में भी डेवलप हो सकते हैं। आज भी केसेस आ तो रहे हैं, आप भले ही इस बात की खुशी मना लीजिए। आप कह सकते हैं 45,000 हो गए, मैं कह सकता हूं अभी भी 45,000 बचे हैं। दवाओं के बारे में आप निश्चिंत रहे, जो पब्लिक को बोलना चाहिए कि दवाओं के बारे में निश्चिंत रहे। दवाएं बिल्कुल, जो हमारे सारे पेशेंट है सबको बिल्कुल दवाएं बिल्कुल टाइम से मिल रही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दवा के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो प्रिकॉशंस है, बस पब्लिक को प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, और कुछ सिम्टम्स आए तो उसका ध्यान रखना है। दवाओं का काम आप गवर्नमेंट पे या हॉस्पिटल पे छोड़ दीजिए, और वो अवेलेबल हैं। चलिए, ये अच्छी चीज है। और ऐसे में मैं ये जरूर कहूंगा, चूंकि डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर संदीप, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेता हूं। मैं देखिए, अब अगर ब्लैक फंगस ने अपने इफेक्टिविटी का या इन्फेक्शन का दायरा बढ़ाया है, तो क्या इसकी कोई नेक्स्ट स्टेज हो सकती है, या अब इस पर इतना स्टडी मटेरियल मौजूद है कि हम जानते हैं चीजें किस तरफ जा रही हैं, बस हमें समय से पहले, समय रहते अगर पेशेंट मिल जाए तो हम बचा लेंगे? देखिए, पहले इस कॉम्प्लिकेशन का पोस्ट कोविड हमें पता नहीं था, अब हमें इस इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन का पता चल गया है। तो डेफिनेटली हम सबका जो थ्रेशोल्ड है, क्लिनिकल थ्रेशोल्ड की कब हम इस बीमारी को सस्पेक्ट करें, वो बढ़ गया है। तो मेरी उम्मीद है कि अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगी। ट्रीटमेंट पहले से ही मौजूद है। एम्फोटेरिसिन बी की बीच में शॉर्टेज थी, अब वो भी ओवरकम हो गई है। ठीक। तो जैसे कि बताया, इलाज 2 ही है। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।